नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार ज़बरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और आज इसकी अंतिम कक्षा होने वाली है और इसके समाप्त होते ही लगभग अब आपके कुछ एक दो तीन एक्ट और बचे होंगे जो मेजर मतलब माइनर एक्ट्स हैं। देन हम बीएनएस पर जाएंगे और बीएनएस पढ़ते हुए आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, ऐसा मैं आपको दावा करता हूँ। मज़ा आ जाएगा बीएनएस पढ़ के। और बीएनएस पूरा होते ही आप ये मानिए आपका सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। देन हम बीएनएसएस की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही चंद धाराएं हैं जिनको हम देखेंगे, जिनको हम सुनेंगे समझेंगे। तो आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन। और आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने सेक्शन 9 तक पढ़ लिया था, सेक्शन 9 ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और सारी ही धाराएं जो जो मैं आपको बता रहा हूं वो पूछी जा सकती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। हाँ, जिनमें से कुछ धाराएं हैं जी। हाँ, अच्छा, मैं अपने पैर ऊपर करूं आशीर्वाद दें तो मतलब हाथों पे खड़ा हो जाऊं, पैर ऊपर कर लूं? नहीं, बस आप ऐसे ही प्रणाम कर लो। आप अपनी भावना अच्छी रखो, ऐसे ही मिल जाएगा आशीर्वाद। मेरे पैर क्यों ऊपर करवाते हो भाई? पैर ऊपर कराने का मतलब है आदमी का खत्म हो जाना। हाँ ठीक है। तो हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको डिटेल में ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मेन मेन पॉइंट आपके लिखवा करके ला रहा हूँ, जिससे हमको बहुत अधिक समय ना लगे। तो शुरू की जाए आज की क्लास को। बताओ एक बार। हाँ हर्षित, पहली लाइव क्लास है, स्वागत है आपका। नहीं, हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। जी। वॉइस नहीं आ रहा है? नहीं, वॉइस आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मैं हम लोगों का प्रयास है कि आने वाले एक सवा महीने में हम सिलेबस को अब खींच के पूरा करेंगे फटाफट, है ना। ज़्यादा ज़्यादा ये मान के चलो कि जुलाई के एंड तक पूरा करने की फुल टारगेट रखेंगे कि जुलाई के एंड तक खींचना है सिलेबस, मतलब समझना भी है, पढ़ना भी है और उसको खींचना भी है। तो बिना देरी किए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारी जो पहली धारा है, क्योंकि सेक्शन 9 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, सेक्शन 9 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम सेक्शन 10 से पढ़ना शुरू करते हैं। और सेक्शन 10 क्या बोल रहा है उसकी तरफ, अच्छा अब रुक जाओ, कमेंट मत करो, अब पढ़ लो। सबकी नमस्ते, राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, शिवाय नमस्तुभ्यम, है ना। सब कुछ जय भीम इत्यादि जो जो आप कहना चाह रहे हैं वो सब स्वीकार्य है, और मेरे नमस्कार में ही उसको आप स्वीकार्य किया करिए। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, है ना। यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझना है और बहुत अच्छे से आपको जान लेना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ, है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित ये एक्ट है और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के संदर्भ में है ये। तो पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन कैसे हो सकता है जिससे हम पोल्यूशन को रोक पाए। और पोल्यूशन कहाँ से होता है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्रीज, व्हीकल्स टाइप तमाम चीजें वहां पर आपकी हो सकती हैं, और किसी व्यक्ति द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। तो यहां पर सेक्शन 10 में एक बात स्पष्ट रूप से कही जा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट व्यक्ति यदि क्या काम करी। अब देखो, आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि सेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा था। सेक्शन 3 में हमने एक बात पढ़ी थी, सेक्शन 3 से और 6 तक क्या चीज थी? सेक्शन 3 से 6 तक केंद्र सरकार की में शक्तियां थी जो वो पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए मतलब यूज कर सकती है, और पर्यावरण को अच्छा करने के लिए कंट्रोल कर सकती है। जिसमें खासकर सेक्शन 3 में यह था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पर्यावरण संबंधी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को और अपनी पावर्स को करने और निभाने के लिए विभिन्न तरह के प्राधिकरणों को नियुक्त कर सकती है, प्राधिकरणों को गठित कर सकती है, ट्रिब्यूनल्स को बना सकती है, संस्थाओं का गठन कर सकती है। तो बाकी इसी तरह और भी जो अधिकारी हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता है डिफरेंट कामों के लिए, कि भाई तुम्हारा काम है चीजों को इंस्पेक्ट करना, सब चीजें देखना। तो यदि क्या है कि किसी अधिकारी को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको कल को जो यूपी स्टेट है या यूपी स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको सब इंस्पेक्टर बनाएगी, सब इंस्पेक्टर बनाएगी, 2 स्टार इधर 2 स्टार इधर आपको स्टार मिलेंगे, और आपको कह दिया जाएगा बस थाने में बैठना है, चुपचाप बैठे रहना।
है ना, हाथ भी नहीं हिलाना, अगर पेन भी उठाया तो हाथ तोड़ दिया जाएगा। तो क्या ऐसी नौकरी करना कोई पसंद करेगा? डेफिनेटली नॉट, है ना। अगर आप सोचोगे कि बस आपको जाकर के वहां पे बैठना है और कुछ नहीं करना है, तो हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय तक 2 3 4 साल ऐसे निकाल लो, बट आप सोचोगे यार ऐसी नौकरियां करना क्या जिसमें अधिकार ना मिलता हो। तो अधिकारी कहते हैं उसको जिसको अधिकार मिल रहा है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी आदमी को अपॉइंट कर रही है तो उसको कुछ ना कुछ तो पावर चाहिए होंगी, और वो पावर किस संबंध में होंगी कि ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है ना, कहीं पर भी वो जाना चाहे तो वो एंट्री ले सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है। और किसी भी स्थान का मतलब ये नहीं कि आपके मेरे घर में घुसा चला आएगा कि भाई दिखाइयो तुम्हारे घर में क्या हो रहा है भाई, तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। प्रवेश उन स्थानों पर करेगा जहां पर पर्यावरण प्रदूषण की संभावना है, या वहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जहां से पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान हो सकता है। तो केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किसी भी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश की और उस स्थान में निरीक्षण, निरीक्षण क्या होता है? इंस्पेक्शन, है ना। निरीक्षण क्या होता है? इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन करने की शक्ति देता है ये वाला सेक्शन 10, कि वो किसी भी एरिया में जाएगा, एंट्री करेगा और वहां पर जाकर के वो इंस्पेक्ट कर सकता है, और वहां पर जाकर के अपनी रिपोर्ट जो भी उसको करना है वहां पर जाकर के वो एक्शन ले सकता है। सेक्शन 10, अपॉइंटेड व्यक्ति को किसी भी स्थान में प्रवेश करने का अधिकार होगा, और वहां पर वो क्या कर सकेगा? वहां पर वो इंस्पेक्ट कर सकेगा। क्या कि यहां पर मैं इस पॉइंट को आसानी से लिख देता हूं, अपॉइंटेड व्यक्ति को अधिकार है, अपॉइंटेड व्यक्ति को अधिकार है, अपॉइंटेड व्यक्ति को अधिकार है। नंबर 1, किसी स्थान में प्रवेश का, किसी स्थान में प्रवेश का, किसी स्थान में प्रवेश का, और दूसरा उस स्थान में निरीक्षण का, उस स्थान पर निरीक्षण का, उस स्थान में निरीक्षण का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगली जो धारा है ये सेक्शन 11 है, इसको आप लिख लीजिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सेक्शन ये आपके लिए हो सकता है। और ये धारा जो है ना, जो मैं बता रहा हूं आपको, धारा रट लेनी है। ठीक है, धारा रट लेनी है, धारा ये रट लेनी है। क्यों ये धारा रट लेनी है? क्योंकि देखो आप क्या काम कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो कि अगर कोई व्यक्ति जिसको आपने अपॉइंट किया वो किसी भी स्थान में प्रवेश करेगा, खासकर फैक्ट्रीज पे या जहां पे कोई एनवायरमेंट रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, या पॉल्यूटेंट रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, या जहां जहां पर किसी ऐसे सब्सटेंस को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में एक्सर्जन करने का या उसका उत्सर्जन करने का एक नियम निकला हुआ है, फिर भी वहां पर फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति हमने देखा यहां पर कि अपॉइंटेड व्यक्ति किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और इंस्पेक्शन कर सकता है। तो इंस्पेक्शन अगर करेगा तो अगर उसको वहां पर सब ठीक लगा तो देन ठीक है, बट अगर ठीक नहीं लगा तो क्या होगा? उधर से उसको पैसों की पेटी मिल जाएगी और वो चुपचाप स्माइल करते हुए बाहर निकल आएगा। दिस इज हार्श। क्या करता है? किसी स्थान पर जाता है, यानी वो स्थान में कोई कारखाना हो सकता है, कोई प्रेमिसेस हो सकता है, कोई स्थान हो, है ना, कोई परिसर हो सकता है, या कोई स्थान हो सकता है ना, इन तीनों जगह से। तो इन 3 जगह से ये सैंपल ले सकता है। क्या कर सकता है? सैंपल ले सकता है। और सैंपल किस चीज के ले सकता है? वहां पे पानी के सैंपल ले सकता है, वहां पे एयर के सैंपल ले सकता है, और वहां पर जाकर के वो सॉइल के सैंपल ले सकता है। तो अगर इसको एक डायग्रामेटिक वे में आपको समझना हो तो हम सीधे सीधे यहां पर लिखेंगे, अपॉइंटेड व्यक्ति हो गया हमारा, और अपॉइंटेड व्यक्ति जाएगा। कहां जाएगा? ये इसको छूट है, वो जा सकता है कहां पर? वो किसी कारखाने में जा सकता है। ठीक है, मेरे साथ ऐसे लिख सकते हो आप, वो किसी परिसर में जा सकता है, वो किसी स्थान में जा सकता है। और इन तीनों जगह जाने पर, है ना, इन तीनों जगह जाने पर क्या हो सकता है? वो सैंपल ले सकता है। क्या कर सकता है? वो सैंपल ले सकता है, और सैंपल में वो वहां के वाटर सैंपल ले सकता है, वहां के एयर सैंपल ले सकता है, या वहां के वो सॉयल सैंपल ले सकता है, मृदा के सैंपल ले सकता है। तो सेक्शन 11 एक्चुअली में क्या है?
सेक्शन 11 जो है वो नमूना लेने की शक्ति है। क्या? नमूना या सैंपल उठाने की शक्ति है। सैंपल उठाने की शक्ति है। और ये शक्ति किसकी है? ये शक्ति है इस अपॉइंटेड आदमी की। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। पेपर में पूछा जा सकता है कि सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग कौन सैंपल ले सकता है, तो आपको बोलना पड़ेगा केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार खुद भी ले सकती है और उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई आदमी भी ले सकता है। ठीक है, कि कहां पर ले सकता है, तो किसी कारखाने में, किसी प्रीमिसेस में या किसी अदर प्लेस में। कैसे कैसे सैंपल कलेक्ट कर सकता है, तो वाटर, एयर एंड सॉइल, इस तरह के सैंपल वो व्यक्ति आपका आराम से कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सेक्शन 11 नमूना लेने की शक्ति। अब एक बात है, सबसे पहले आपने सेक्शन 10 में बताया कि अपॉइंटेड आदमी किसी भी स्थान में जा सकता है, वहां पर जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है। इंस्पेक्शन में अगर कुछ गड़बड़ उसको लगती है तो सेक्शन 11 में हम उसको सैंपल भरने की शक्ति दे रहे हैं कि वहां से वो सैंपल कलेक्ट करके ला सकता है। अब उसने वहां पर सैंपल कलेक्ट किए, जल का, वायु का या मृदा का। अब वो सैंपल जब आपके इकट्ठे हो गए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उन सैंपलों को रखा जाएगा और उधर से फिर आपकी एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड होगी कि सैंपल हम नष्ट कर देंगे तो हमको 10 करोड़ रुपए दे दो, क्योंकि तुम 1000 करोड़ का फार्म चला रहे हो, या तुम 1 करोड़ का चला रहे हो तो 10 लाख मेरे पास पहुंचा दो, मैं सैंपल खत्म कर दूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हारे कारखाने पर सील लगा दूंगा। तो ऐसी ऐसी चीजें होती होंगी, शायद ऐसी चीजें होती होंगी। बट एक जो टेक्निकल प्रोसीजर है, अगर आप सैंपल भर के लाए हो तो फिर उसकी टेस्टिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? ये आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया था, यूपीएसआई पीवाईपी। ठीक है, यूपीएसआई पीवाईपी आप जाकर के देख सकते हो। ये धारा जो है ना दोस्तों, ये आपको रट लेनी है, सेक्शन 12 आपको रट लेनी है, क्योंकि ये है ही बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये बात करती है पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की, एनवायरमेंटल लैब्स के बारे में बात करती है। किसके बारे में? एनवायरमेंटल लैब्स के बारे में बात कर रही है, पर्यावरणीय प्रयोगशाला। यदि आप सैंपल कलेक्ट करके ला रहे हो देन आपको उसको टेस्ट भी करके देखना पड़ेगा, देन आपको पूरा रिसर्च उस पर करना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आप वहां पर जाकर चाय की टपरी पर, ले भाई देखते हैं इस पानी में कितना जहर है, चाय के साथ मिला पी के देखते हैं, अगर खट्टा लगा तो बहुत ज्यादा है, मीठा लगा तो ठीक है, और अगर कुछ नहीं हुआ तो इससे फिर पैसे हम लोग वसूलेंगे। तो मूल चीज क्या है? सेक्शन 12 जो बात कर रहा है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर। सेक्शन 12 में क्या है? आपकी पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना, पर्यावरणीय प्रयोगशाला। ठीक है, बस इसको इतना भी याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना है ना, कौन कर सकता है? तो आपको ध्यान रखना है, स्थापना या गठन कर लो, गठन कह लो, गठन तो कहना ठीक नहीं है क्योंकि गठन तो आयोगों से संबंधित होता है। तो स्थापना कौन करेगा? सीधे ही आपको याद आना चाहिए, स्थापना कौन करेगा? तो स्थापना करेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करेगी? आपकी केंद्र सरकार ऐसी स्थापना कर रही होगी, आपकी केंद्र सरकार इस तरह की स्थापना कर रही होगी। तो सेक्शन 12 में क्यों, इसमें अब एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, क्यों स्थापना, क्यों होगी स्थापना, क्यों होगी स्थापना? तो हम अपने हिसाब से इसको लिख लेते हैं, अपने अपने याद करने के हिसाब से लिख लेते हैं, क्योंकि हमने सेक्शन 11 में क्या किए हैं? नमूने सेक्शन 11 में भरे नमूनों की जांच के लिए। किसके लिए? नमूनों की जांच के लिए, है ना। नमूनों की जांच के लिए हम क्या काम करेंगे? हम पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं का स्थापना करेंगे। अब एक बात इसमें आ जाएगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्थापना कर रही है एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज की, पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की। तो क्योंकि केंद्र सरकार कर रही है तो इनकी संख्या कितनी हो सकती है? तो यहां पर एक पॉइंट है 12A में कि केंद्र सरकार की पर्यावरणीय प्रयोगशाला स्थापित करने की शक्ति। इसी में एक पॉइंट यह आ जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई संख्या कितनी होगी, है ना, संख्या कितनी संख्या हो सकती है ना, कितनी पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा सकती है। तो आपको लगेगा कि यार पूरे वर्ल्ड, इंडिया से सैंपल उठाओ और एक जगह पहुंचा दो, हाँ, है ना, एक जगह सीधे सीधे आप इसको पहुंचा दो, एक जगह जाकर के इनको टेस्ट कर लो। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देखो कि भारत कितना बड़ा है
और भारत को अगर 4 कोनों में बांट दो तब सांस ना आए। अगर आप भारत को घूमने निकलो पैदल भी तो 1.5 से 2 महीने आराम से लग जाएंगे। आप अगर ईस्ट से वेस्ट ट्रेन से जाते हो तो आपको 1.5 से 2 दिन लग जाते हैं। आप उत्तर से दक्षिण जाते हो तो 1.5 से 2 दिन आपके वहां पर लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं कम से कम। तो ऐसे में सैंपल का वहां से उठकर किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जाना ये बहुत दिक्कत वाली बात आपके लिए कहीं ना कहीं हो जाती है। तो यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि केंद्र सरकार चाहे जितनी स्थापना कर सकती है, परंतु वहां पर एक बात लिखी है कि एक से ज्यादा चाहे कितने भी, है ना, एक से ज्यादा और जितनी चाहिए उतनी, जितनी आवश्यक हो, जितनी उसको ठीक लगे कि भाई मेरा 10 से काम चल जाएगा, मैं यहां पे डाल देंगे, यहां पे डाल देंगे, यहां पे डाल देंगे, तो जितनी भी नीडेड हो उतनी प्रयोगशालाओं की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है। सेक्शन 12 में के पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना, आपकी एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज की स्थापना कौन करेगा? केंद्र सरकार। क्यों की जाएगी? तो सेक्शन 11 में जो सैंपल्स हमने उस अधिकारी से भरवाए हैं या सरकार ने खुद भरे हैं उनकी जांच के लिए संख्या कितनी होगी? तो एक से ज्यादा हो सकती है और जितनी जरूरत हो उतनी हो सकती है। सेक्शन 12 इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपने क्या काम किया? सेक्शन 10 में एक आदमी अपॉइंट किया जो किसी स्थान में जा रहा है, निरीक्षण कर रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है तो सेक्शन 11 में वहां से सैंपल उठा के ला रहा है। सैंपल उठ के आएंगे तो उनकी जांच होनी जरूरी है, उनका एनालिसिस होना जरूरी है, उनका एक विश्लेषण होना जरूरी है। अब विश्लेषण के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं चाहिए तो हमने सेक्शन 12 में एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज की स्थापना कर दी है। अब जब एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज की स्थापना हो गई है तो अभी आपको एक चीज की जरूरत वहां पर पड़ने वाली है, ठीक है। अभी वहां पर आप एक ऐसे आदमी को अपॉइंट करोगे जो आपके लिए उस आए हुए सैंपल की एनालिसिस करेगा। आपने वो तो स्थापना कर दी पूरी की पूरी कि भाई ढांचा बन गया, ये सैंपल आ गया, बट वो अधिकारी तो उस काम का था। अब सैंपल को प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट चाहिए कि भाई इस पानी में कितना कंटेमिनेशन है, इस एयर में कितना कंटेमिनेशन है, इस सॉइल में कितना कंटेमिनेशन है, कितना प्रदूषण है, क्या क्या इसके स्टैंडर्ड होने चाहिए, कितना कितना स्टैंडर्ड से बाहर है। तो सेक्शन 10 में आदमी अपॉइंट किया, वो जाकर के 11 में नमूने लेके आया, 12 में आपने लेबोरेटरीज बना दी और 13 में आपने क्या काम किया? 13 में आपने सरकारी विश्लेषकों को नियुक्त किया। काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक धारा क्रम से जुड़ती जा रही है तो आपको याद भी हो रही होगी। तो यहां पर क्या है? गवर्नमेंटल एनालिस्ट हैं। ये क्या है? ये आपके गवर्नमेंटल एनालिस्ट हैं जो एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिस्ट क्या काम करता है? ये एनालिस्ट क्या काम करेगा? ये एनालिसिस करेगा। ये क्या करेगा बेटे? ये एनालिसिस करेगा। किसकी? नमूनों की एनालिसिस करेगा, ठीक है। तो हम आपका क्या काम करेंगे? आपके गवर्नमेंटल एनालिस्ट को जो है उनको हम नियुक्त करेंगे और ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा गया है क्या कि एनवायरमेंटल लैब्स में नमूनों की एनालिसिस के लिए सरकार सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति करेगी या उनको मान्यता दे सकेगी। तो सेक्शन 13 में क्या है? गवर्नमेंटल एनालिस्ट की नियुक्ति, जो क्या काम करेंगे? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है? बस पढ़ने पे ध्यान दो। हाँ, पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो यहां पर आपका सेक्शन 13 में आपका ऐसे आदमी को नियुक्त कर लेंगे जो उस नमूने की जांच करेगा, एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा। देन फिर हम घूम के आते हैं। सेक्शन 10 में आदमी नियुक्त किया जो किसी स्थान में जाएगा, निरीक्षण करेगा। सेक्शन 11 में अगर उसको कुछ गड़बड़ लगता है तो नमूने ले आएगा, पानी के, वायु के और आपके मिट्टी के। अब अगर नमूने आ जाएंगे तो उनके लिए, उनका एनालिसिस करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए हमको लैब चाहिए। हमने सेक्शन 12 में लैब बना दी। अब लैब आ जाएंगी तो उन नमूनों की जांच करने के लिए आदमी चाहिएगा, तो हमने सेक्शन 13 में गवर्नमेंटल एनालिस्ट को हायर कर लिया है, उनको हमने अपॉइंट कर दिया है। अब जब ये सारे काम हो जाएंगे तो अब फाइनली निकल करके आएगी रिपोर्ट। क्या निकल करके आएगी? रिपोर्ट निकल करके आएगी कि एनालिसिस के बाद की रिपोर्ट। वहां पर क्या निकल करके आएगी? रिपोर्ट। तो आप यहां पर ध्यान से देखो, आप यहां पर ध्यान से देखो, मैं क्रम बनाता हूं। सेक्शन 10 में क्या हुआ? व्यक्ति नियुक्त हुआ, ठीक है। सेक्शन 10 में
व्यक्ति नियुक्त हुआ। देखो ऐसे कई बार रिलेट करके पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में सेक्शन 11 में इसने क्या काम किया, इसने ये नियुक्त हुआ जो क्या काम करेगा, जो स्थान में घुसेगा और इंस्पेक्शन करेगा। देन इसने इंस्पेक्शन में कुछ गड़बड़ देखी तो इसने सैंपल भरे। क्या किया, इसने सैंपल भरे। सैंपल जब भरे गए तो हमको लैब्स चाहिए थी, तो हमने वहां पर एनवायरमेंटल लैब्स का गठन किया सेक्शन 12 में। जब लैब्स का गठन किया तो हमारे पास फिर क्या चाहिए, हमको एक आदमी चाहिए, तो हमने आपके गवर्नमेंटल एनालिस्ट हायर किए। और जब एनालिस्ट हायर हो गए, सारा काम हो गया, तो अब फाइनली सेक्शन 14 में क्या, सैंपल की रिपोर्ट आएगी। सैंपल की जांच के बाद क्या आएगी, सैंपल की जांच के बाद रिपोर्ट आएगी। ये पांचों धाराएं आपको क्रम से याद हो गई होंगी, सेक्शन 10, 11, 12, 13 और 14। तो सैंपल की जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, क्या है, सरकारी विश्लेषकों की, यानी गवर्नमेंटल जो आपके एनालिस्ट हैं वो आपको रिपोर्ट देंगे कि भाई इस सैंपल में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये बात यहां तक आपको समझ में आई, क्लियर हुआ पॉइंट? काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अब बात करते हैं हम लोग, बताओ क्लियर हो रहा है पॉइंट, मजा आ रहा है? आप एक काम करना, आज ये खत्म हो जाएगा। आज आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना, आपको मजा आएगा। हाँ बताओ, समझ में आया? हम्म, दूध का सैंपल फूड सिक्योरिटी में भरा जाता है, ये यहां पे एनवायरमेंट से रिलेटेड है। हाँ बताओ, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई बात नहीं बेटे, अभी अगर लेटेस्ट में बैच लिया है तो अभी जैसे नया एक्ट चल रहा है तो कल से एक नया एक्ट चलेगा, तो उसमें से जुड़ जाना आप, है ना। बाकी जैसे टाइम लगता जाएगा, 4 सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। मैथ्स की क्लास लो, रीजनिंग की प्रॉपर क्लास लो, हिंदी की प्रॉपर क्लास लो, संविधान की प्रॉपर क्लास लो, 5वें नंबर पर रखो मूल विधि। जहां पर जो टॉपिक चल रहा है वहीं से शुरू कर दो और पहले उनको खत्म कर लो। देन आप बाद में रिकॉर्डेड क्लास को जल्दी जल्दी लगा के देख लेना, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। देन ओके, तो सेक्शन 14 तक हमारे पास आ गए कि सेक्शन 14 में सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट आ गई। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया, अब तक हमने यहां पर सारी की सारी बातें कर ली हैं, टोटल जितनी भी हमको करनी थी, कि हमको किसको नियुक्त करना है, कौन क्या काम करेगा, सारी चीजें हमने यहां पर कर ली। अब बड़ी बात यहां पर यह आती है कि अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करता है, यदि कोई आदमी इस कानून में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह अपराधी कहलाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और यदि वह अपराधी ठहरता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी जरूरी हो जाता है। तो सेक्शन 15 इज मोर इंपोर्टेंट, ठीक है, एक एक धारा इंपोर्टेंट है इस एक्ट की। तो सेक्शन 15 में क्या है, इस एक्ट के नियमों को न मानने का दंड, है ना। यानी कि सेक्शन 15 जो है वो पनिशमेंट की बात करता है, किसकी, वो पनिशमेंट की बात करता है कि भाई अगर कोई इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ दिखाई दिया जाएगा, जैसे जैसे इसमें था कि किसी फैक्ट्री को या किसी व्यक्ति को यह बात हिदायत दी जाती है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से ही अपनी कंपनी से, कारखाने से उत्सर्जन करोगे, है ना, तो आपके ऊपर फिर फाइन लगेगा। अगर आप उतना कर रहे हो ठीक है, नहीं तो फिर आपको दंड दिया जाएगा क्योंकि आप पर्यावरण में प्रदूषण फैला रहे हो। तो हाँ, तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यदि इस एक्ट के नियमों को नहीं मानते तो दंड आपको क्या मिलने वाला है। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, एक सेकंड रुकिए दोस्तों। ठीक है, हाँ आवाज आ रही है, बताओ एक बार, आवाज आ रही है? हेलो। हम्म, हाँ ठीक है, चलो
तो यदि कोई इस एक्ट के नियमों के प्रावधान नियमों को तोड़ता है तो भाई साहब उसको जेल होगी कितनी, 5 साल तक की जेल उस व्यक्ति को हो सकती है, या क्या हो सकता है, या उस पर फाइन लग सकता है, या उस पर जुर्माना लग सकता है, और वो कितना हो सकता है, वो 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो जेल कितनी, जेल 5 साल तक की हो सकती है, और या जुर्माना कितना लग सकता है, जुर्माना 1 लाख रुपए तक का हो सकता है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। बोथ यानी कि 5 साल तक की जेल, तो उसमें 1 साल हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मैक्सिमम 5, और जुर्माना 1 लाख रुपए तक का। दोनों में से एक हो सकता है, बट अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है 5 साल की जेल डाल दे और 1 लाख तक का पूरा जुर्माना उस पर ठोक दे और दोनों से उसको दंडित कर दे। अब ये इसका एक इकलौता ऐसा है जो का दंड आपको याद रख लेना कि 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। बट अगर ऐसा हो गया, अब जेल में चला गया तब तो बात ही खत्म हो गई। बट कई बार ऐसा होता है जेल और जुर्माने वाले मामलों में पहले जुर्माना ही होता है, ज्यादातर अमूमन ये चीजें आपकी रहती हैं। तो जुर्माना उस व्यक्ति पर हो गया, उसने सोचा अल्लाह यार मैं तो ऐसे करके 10-20-30 करोड़ कमा रहा हूं, 1 लाख की क्या बात है, छोड़ो इसको। तो अगर दोबारा से ऐसे करता है, यदि दंड मिलने के बाद भी जारी रखता है, कंटिन्यू करता है, तो फिर जुर्माना 5,000 रुपए प्रतिदिन लगेगा, है ना। यानी कि आगे क्या देखा जाएगा कि भाई अभी दंड मिल गया आज की डेट को, ठीक है, दंड मिल गया कब, दंड आज क्या डेट हो गई, आज हो गई आपकी कितनी है, 23 जून है। सपोज करो 23 जून को उसका चालान कटा 2025 को और 1 लाख रुपए भर करके आ गया। अब उसको लग रहा है कि नहीं भाई नहीं, ठीक नहीं है। तो अब यहां पर आप चीज देखो, सपोज करो ये 23 जुलाई को पकड़ा जाता है, मान लिया ये 23 जुलाई को दोबारा वही काम करते हुए पकड़ा जाता है, तो यहां से यहां तक 30 दिन हो गए। तो अब इस पर जो जुर्माना लगेगा वो कितना लगेगा, 30 गुणा 5,000, 30 गुणा 5,000 प्रतिदिन, तो 5 थी कितने हो जाते हैं 15, तो 1.5 लाख रुपए तो कम से कम इसको देने पड़ेंगे। तो जितने दिन भी आगे स्थिति बनती है तो प्रतिदिन के हिसाब से 5,000 रुपए फाइन उसको भरना पड़ेगा। और एक चीज ये बात है, अगर 2 सिद्धि के 1 साल बाद भी जारी रखता है, यानी कि पहले पकड़ा जा चुका है और फिर 1 साल बाद भी वो लगातार उस चीज को चला रहा है, तो अब कोई फाइन वाइन उस पर नहीं लगने वाला है, उसको जेल होगा कितना, 7 साल तक की जेल होगी। अगर 1 साल बाद पहली बार पकड़े जाने के बाद दोबारा भी अगर वो कंटिन्यू किए हुए साल भर तक, तो दोबारा 7 साल तक की जेल उस व्यक्ति को होगी। अकेली धारा है जो दंड के प्रावधान के बारे में बात करती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। सेक्शन 15 हमने जान लिया। आगे सेक्शन 16 मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके पेपर में भी आया था, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पेपर में आया था, है ना, आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, यूपीएसआई पीवाईपी में आया था। और मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, ये धारा रट लेना, है ना, जहां जहां पर मैं लिखता हूं धारा रट लेना है, तो वो को ना आप काफी इंपोर्टेंट लिखा करो, काफी इंपोर्टेंट माना करो। देखो अब क्या चीज है, अब क्या चीज है, अब सारी बातें इसमें हो गई, हमने सारी बात देख ली कि अपराधी कौन हो सकता है, क्या करना अपराध हो सकता है, क्या दंड मिल सकता है। बट इसमें एक बात समझने वाली ये है कि पर्यावरण से संबंधित ज्यादातर जो अपराध हैं वो कोई कंपनी ही करती मिलेगी। कोई भी इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, वो एक कंपनी की फॉर्म में रहती है, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से चीजें रहती हैं, मिल इत्यादि जो रहते हैं। तो सेक्शन 16 में इस बात को बहुत अच्छे से बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है कि अपराधी कौन होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? हाँ अच्छा, अब आ रही है आवाज, अब बोल रहे हो आवाज आ रही है अब आ रही है। हाँ ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो सेक्शन 16 क्या कहता है, सेक्शन 16 कहता है कि कंपनियों द्वारा अपराध, कंपनी द्वारा अपराध के अपराध कौन से, अपराध कौन से, पर्यावरण से संबंधित अपराध, क्योंकि एक्टिव ऐसा है, पर्यावरण से संबंधित अपराध, पर्यावरण से संबंधित अपराध। तो कंपनी यदि क्या काम करती है, पर्यावरण से संबंधित कोई अपराध करती है, इस एक्ट के जो प्रावधान है उनका उल्लंघन करती है, तो यदि कंपनी अपराध करती है तो दोषी कौन होगा, है ना, तो दोषी कौन होगा,
तो आपको ध्यान रखना है दोषी कंपनी भी होंगी और उसके जिम्मेदार आदमी भी होंगे। ठीक है, पूरी की पूरी कंपनी भी दोषी मानी जाएगी और उसके जो जिम्मेदार आदमी हैं, अब जिम्मेदार आदमियों में कौन कौन आ जाते हैं? किसी भी कंपनी का एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाता है, उसका सीईओ आ जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाता है, उसका कोई सचिव हो सकता है, ठीक है, उसका कोई सचिव हो सकता है, उसका कोई चेयरमैन हो सकता है। कौन हो सकता है? चेयरमैन, क्योंकि फैसले तो सब बड़े यही लेते हैं ना। तो एमडी हो सकता है, सीईओ हो सकता है, सचिव हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, सीएफओ हो सकता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, है ना, जो फाइनेंस का काम संभालते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। तो एमडी, सीईओ, सचिव, चेयरमैन और सीएफओ, ये लोग उस अपराध के दोषी माने जाएंगे। और कंपनी में, हाँ बेटे पढ़ तो लो, कोर्स कितनी उसमें खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इधर उधर की चीजों में ज्यादा ध्यान दे रहे हो। हाँ ठीक है, ये फालतू की चीजों में ध्यान देते रहते हो। तो कंपनी भी दोषी होगी और जिम्मेदार आदमी भी, दोनों को ही दोषी माना जाएगा। बट अब इसमें एक बात है यहां पर, अब इसमें एक बात यहां पर है कि ये लोग दोषी माने जाएंगे कि कंपनी अगर अपराध करती है, एमडी, सीईओ, सचिव, चेयरमैन वगैरह, ये लोग दोषी माने जाएंगे। बट ये बच सकते हैं, ठीक है, बट ये बच सकते हैं। अब अगर इन सीधा सीधा पता लग गया कि इन्हीं की कारस्तानी है, इन्होंने ही गड़बड़ करी है, इन्होंने ये चाल चली है, फिर तो ये जेल जाएंगे, इन पर जो भी कार्रवाई होनी है कानूनी वो होगी। बट ये क्या काम कर सकते हैं? ये दंड से बच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये दंड से बच सकते हैं। किससे? दंड से बच सकते हैं। ये लोग क्या कर सकते हैं? दंड से बच सकते हैं यदि ये साबित कर दें, यदि ये कोर्ट में साबित कर दें कि इनको अपराध की जानकारी नहीं थी। है ना, कंपनी में ऐसा होता रहता है कई बार कि ऊपर लेवल के लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता और नीचे वाले जो लोग होते हैं वो गोल घपला माल जाल करते रहते हैं। तो अगर इन्होंने डायरेक्ट करी है तो फिर तो ये जेल जाएंगे या फिर इनको फाइन इत्यादि भरना पड़ेगा। बट ऐसा है कि इनको जानकारी ही नहीं है इस मामले में और नीचे वाले सब काम कर रहे हैं और कोर्ट में ये बात सिद्ध कर देते हैं तो अपना इनका काम बन जाएगा। तो अगर कंपनी द्वारा अपराध होता है तो जिम्मेदार आदमी उस कंपनी के, जैसे एमडी, सीईओ, सचिव, चेयरमैन, सीएफओ वगैरह, ये भी दोषी माने जाएंगे और कंपनी भी दोषी मानी जाएगी। बट यदि ये लोग जो जिम्मेदार आदमी हैं ये कोर्ट में जाकर साबित कर दें कि हमको अपराध की जानकारी नहीं थी, है ना, है ना, और ये साबित कर दें आपका कि हम लोगों ने इस चीज को रोकने के लिए कोशिश करी, ऐसा कोई पॉल्यूशन हमारी तरफ से ना हो, ऐसा हमने करने की कोशिश करी, अपराध को रोकने की हमने कोशिश करी, तो ये लोग दंड से बच जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं जिससे आपको किसी भी तरह का कोई डाउट प्रॉब्लम न रह जाए। हाँ, इसी पे फिर मैं लिख दूंगा। हाँ, इसी को लिख देता हूं जिससे अच्छे से हमको समझ में आ जाए। क्या? अपराध की जानकारी नहीं थी और अपराध को रोकने का प्रयास किया, और अपराध को रोकने का प्रयास, है ना, इन लोगों ने अपराध को रोकने का प्रयास किया। तो अगर कोर्ट में जाकर के ये बात सिद्ध कर देते हैं तो वो फिर लोग दंड से बच जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, जेल होगी किसे? इसे होगी, इन्हें होगी, ये लोग फंसेंगे। दंड किन को मिलेगा? इन्हीं को। कंपनी तो दोषी मानी जाएगी, कंपनी पर जो एक्शन होगा वो होगा ही, पर जो पैसे वैसे, क्योंकि कंपनी का मतलब यही तो लोग हैं, यही तो लोग चला रहे हैं कंपनी को, है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट ये आपको? बताओ मुझे एक बार फटाफट, जल्दी से बताओ। हम्म। ईपीए की लास्ट धारा 25 है, फटाफट हो जाएंगी, अब तो वन लाइनर है, वन लाइनर है, जल्दी हो जाएंगी, चिंता मत करो। हम्म। बस अभी और 5 7 10 मिनट में आपका चैप्टर पूरा। हाँ, समझ में आया नहीं आया बताओ एक बार, जल्दी से समझाओ। मैं भी थोड़ा जल ले लेता हूँ इतने। हाँ, जेल होगी किसे? इन लोगों को होगी। हाँ सागर, इसीलिए तो जाते हैं लोग इस जॉब में। हम्म। एक्ट और एक्ट दोनों सही है, कोई कोई
अलग लिखता है कोई कुछ, ठीक है। अच्छा ठीक है आरजे, बहुत बढ़िया बेटे, ठीक है। अब एक चीज है, यहां पर कंपनियों द्वारा अपराध हो रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है इस तरह के जो अपराध हैं वो सरकारी विभागों के द्वारा भी हो सकते हैं, ठीक है। सरकारी विभागों के द्वारा भी हो सकते हैं। सरकारी विभाग कैसे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकारी उद्योग होते हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं आपके जिन पे सीधे सीधे सरकार का नियंत्रण होता है। तो अगर पर्यावरण से संबंधित कोई अपराध सरकारी विभाग द्वारा हो जाए तो अपराधी किसे माना जाएगा? तो सरकारी विभाग द्वारा अपराध में वही हम लिखेंगे, पर्यावरण से संबंधित अपराध, पर्यावरण से संबंधित अपराध, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित अपराध। तो वहां पर जहां पर कंपनी पकड़ी जा रही थी तो वहां पर कंपनी भी दोषी थी और कंपनी के जिम्मेदार आदमी भी दोषी थे। बट यदि क्या हो जाता है कि सरकारी विभाग ऐसा काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो सरकारी विभाग वाले मामले में जो अपराधी माना जाएगा वो उस विभाग का अध्यक्ष माना जाएगा। कौन माना जाएगा? विभागाध्यक्ष को अपराधी माना जाएगा। यहां पर यह पॉइंट आप अच्छे से लिख लो कि सरकारी विभाग द्वारा अपराध की स्थिति में, सरकारी विभाग द्वारा अपराध किए जाने की स्थिति में, किए जाने की स्थिति में अपराधी, है ना, ऑफेंडर कौन होगा? उस विभाग का मुखिया, है ना, उस विभाग का हेड जो होगा वही दोषी माना जाएगा, वही दोषी माना जाएगा। बट सेम कंडीशन जैसे पहले थी हमारी, है ना, जैसी कंडीशन हमारी पहले थी कि कंपनी के जिम्मेदार आदमी यदि कोर्ट में सिद्ध कर दें कि हमको अपराध की जानकारी नहीं थी या हमने इसको रोकने की कोशिश करी बट वी फेल्ड, हम सफल नहीं हो पाए, तब उनको दंडित नहीं किया जाएगा। सेम चीज यहां पर भी आ जाएगी। विभागाध्यक्ष जो है यदि वो साबित कर दे कि उसे अपराध की जानकारी नहीं थी या उसने अपराध को रोकने का प्रयास किया तो वह दोषी नहीं होगा, वह दोषी नहीं होगा और न दंडित किया जाएगा। ठीक है, क्या होगा? न दंडित किया जाएगा, न ही उसको क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आपसे पूछ सकता है कि सरकारी विभाग द्वारा पर्यावरण संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने पर कौन व्यक्ति दोषी माना जाता है? तो आपको बोलना पड़ेगा उस सरकारी विभाग का मुखिया। और क्या वो बच सकता है? तो यस, वो बच सकता है। कैसे? कि यदि वो कोर्ट में सिद्ध कर दे कि उसको अपराध की जानकारी नहीं थी या अपराध की जानकारी उसको थी तो उसने रोकने का प्रयास किया, दिस ये मेरे पास प्रूफ है, मैंने रोकने की कोशिश करी। अगर ये चीज कर देता है तो फिर वह दोषी नहीं कहलाएगा और ना ही उसको दंडित दिया जाएगा। चलिए हाँ, ओके, अगली धारा पे चलते हैं। हाँ, अब बहुत अच्छे से आपको समझना है। अब क्या चीज है आपकी, अब क्या चीज है आपकी कि सेक्शन 19 बोलता है अपराधों का संज्ञान। ठीक है, अपराधों का संज्ञान, जैसे हमने बहुत सारे एक्ट में बात देखी सुनी, जैसे घरेलू हिंसा में भी देखी हमने, जैसे हमने दहेज वाले में देखी कि दहेज के मामलों की सुनवाई, घरेलू हिंसा के मामलों की सुनवाई कौन से लेवल का जज या मजिस्ट्रेट कर सकता है? इसको कहते हैं अपराधों का संज्ञान, कि सुनवाई कौन करेगा, किसके पास इतनी ताकत है कि इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, सुनवाई कौन करेगा? पर्यावरण संबंधी अपराधों की। ठीक है, पर्यावरण संबंधी अपराधों की, पर्यावरण संबंधी अपराधों की सुनवाई कौन करेगा? तो पर्यावरण संबंधी अपराधों की सुनवाई या तो केंद्र सरकार करेगी या केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्राधिकरण बनाया गया है। जैसे प्राधिकरण हमारा कौन सा बनाया गया है? एनजीटी बनाया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो उसमें ज्यादातर ये केसेस आपके जाते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी या एनजीटी के द्वारा की जाएगी, या कोई स्पेसिफिक अगर ऑफिसर अपॉइंट किया गया है तो वो इसकी सुनवाई करेगा। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर यदि कोई अपराध हो रहा है और उससे रिलेटेड कोई केस किया जाना है, मामला कोई दर्ज किया जाना है,
तो केस करने की जानकारी 60 दिन पहले देनी जरूरी है। ये ऐसी जो अवधि है, इन अवधियों को आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन पहले जानकारी देनी जरूरी है, बताना एक बार। बताइए। नहीं, बीएनएस पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर पढ़ा दिया है पूरा, थोड़ा बहुत ही बाकी है। बताओ दोस्तों। धन्यवाद तनु। हम्म। हम्म। वाह 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 शेरो वाह। 14 डेज पहले उसको बताना जरूरी है कि तेरे को निकाल रहे थे, तो अपनी जान बचाने का, तेरे को वकील लाने का, तेरे को। अच्छा, आधार क्या होता है? हाँ, जो इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर 14 दिन पहले तो जानकारी देनी जरूरी है। पर उसके महाभियोग का आधार क्या हो सकता है, किस वजह से उसको उसके पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति भवन के बाहर बगीचे में आम के पेड़ को उगा करके उससे खुद आम तोड़कर खाना, कहीं बाहर जाकर के ठेले पर चटनी मोमोज के साथ खाना। तीसरा पॉइंट है बिना बताए शाम को नाइट आउट कर लेना। और चौथा है संविधान का उल्लंघन कर लेना। बताइए कौन सा आंसर लॉक कर दिया जाए? बताओ। हाँ, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है। हाँ, तभी उसको निकाला जा सकता है। हाँ। ठीक है, देखो कितनी कोशिश, 300 साढ़े 300 करोड़ का खर्चा आता है साल भर में राष्ट्रपति भवन को मैनेज करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। और अब आपको पता लगे कोई राष्ट्रपति रात को नाइट आउट मार रहा है दिल्ली की सड़कों पर, रायसेना हिल्स पे, तो कैसा फील होता होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज है कि इस संदर्भ में अगर कोई केस करना है तो 60 दिन पहले उसकी जानकारी देनी जरूरी है। तो इस तरह की बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा पॉइंट है सेक्शन 21, काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है। क्या बात बोलता है, क्या बात बोलता है सेक्शन 21 के सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 क्या है कि सरकार क्या काम करेगी? कोई प्राधिकरण गठित कर सकती है ना? कोई प्राधिकरण गठित कर सकती है, किस लिए? अपनी पावर्स को यूज करने के लिए और अपने फंक्शंस को क्या करने के लिए? ओबे करने के लिए, करने के लिए। तो सेक्शन 3 के तहत जो प्राधिकरण, जो ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, है ना, बनाए गए हैं, ट्रिब्यूनल्स जो बनाए गए हैं, उसके जो सदस्य होंगे वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। क्या होंगे दोस्तों? वो आपके पब्लिक सर्वेंट होंगे। वो क्या होंगे? वो आपके पब्लिक सर्वेंट होंगे। इस लिहाज से क्या एनजीटी, आप मुझे आंसर दो, क्या एनजीटी के सदस्य, क्या एनजीटी के सदस्य पब्लिक सर्वेंट होंगे? क्या एनजीटी के सदस्य पब्लिक सर्वेंट होंगे? यस और नो में आंसर देना, यस और नो में आंसर देना। बताओ। हाँ, तो मैंने देख लिया, आप सब बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। हजारों की संख्या में 14 14 14 लिखा हुआ था, और हजारों की संख्या में लिखा हुआ था कि संविधान का उल्लंघन करने पर। हम्म। हम्म। एक किसी का कमेंट मैंने देखो, मास्टर कम बोल। अच्छा भाई, गुंडे बदमाश, डर गया मैं। मेरे को कहीं मिल मत जाना बाहर, कभी तुम मेरे को ऐसा तो सोचना मत। मैं ही तपेड़ दूंगा भाई। हाँ, तुम दरोगा बनने जा रहे हो, मैंने पिछली भर्ती में, हम लोगों ने मिलकर के पिछली भर्ती में हजारों दरोगा बना दिए। हाँ, यस। क्या? क्या यस? पब्लिक सर्वेंट्स होंगे। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या है कि जो एनजीटी के मेंबर्स हैं वो क्या होंगे? वो आपके पब्लिक सर्वेंट होंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी। अगला सेक्शन हमारा सेक्शन 22, काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 22 में 22 हो रहा था, 22 में, सेक्शन 22 में एक बात आपके दिमाग में आ सकती है, जो सिविल कोर्ट्स होते हैं। सिविल कोर्ट्स देखो, दो तरह के कोर्ट्स होते हैं स्पेशली, एक होते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स, एक होते हैं सिविल कोर्ट्स।
क्रिमिनल कोर्ट्स मतलब फौजदारी न्यायालय, जहां पर क्या होते हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, लूट डकैती, रेप इत्यादि के केसेस जहां पर चलते हैं, वो आपके क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। दूसरे आपके रेंट के, जमीन के, जायदाद के, रुपये पैसे संबंधी जो मामले होते हैं उनको सिविल कोर्ट्स कहा जाता है। तो यहां पर क्या बात है कि पर्यावरण संबंधी अगर मामला है तो किसी को भी लग सकता है कि भाई सिविल कोर्ट में चले जाओ, और सिविल कोर्ट ही आप एक तरह से कह सकते हो, जितने भी आपके न्यायालय हैं वो एक तरह से सिविल कोर्ट की तरह से ही बर्ताव ज्यादातर करते हैं आपके। तो सिविल कोर्ट, इसमें सेक्शन 22 में कह दिया गया है कि इस एक्ट के तहत सिविल कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि सिविल कोर्ट पर्यावरण संबंधी किसी मामले की सुनवाई नहीं करेगा। पर्यावरण संबंधी, है ना, पर्यावरण संबंधी केस की सुनवाई करने का अधिकार नहीं, केस की सुनवाई करने का अधिकार नहीं, सुनवाई करने का उसको अधिकार नहीं है, सुनवाई करने का उसको अधिकार नहीं है। ठीक है, इसकी सुनवाई कौन करेगा? तो अभी हमने देखा संज्ञान कौन ले सकता है, संज्ञान ले सकता है केंद्र सरकार ले सकती है, या उसके द्वारा गठित कोई प्राधिकरण या कोई अधिकारी ही इसकी सुनवाई कर सकता है। सिविल कोर्ट को इस चीज का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, ये सेक्शन 22 में स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है। हाँ, हाँ, हाँ मुकुल, मैं हिंदी और पढ़ाता हूँ। हाँ, और भी सब्जेक्ट हैं। हम्म। हाँ, भारतीय दंड संहिता में धारा 21 में जिक्र किया गया है आपके लोक सेवक का। हाँ, ठीक है, मैं इसीलिए तो बोल रहा था कि पीडीएफ लाने में क्या होता है, ये पॉइंट्स लिखने में समय बर्बाद नहीं होता है, एक्सप्लेन करने में ज्यादा समय जाता है, और जितना ज्यादा एक्सप्लेन होता है उतना दिमाग में बैठता है। आपको 10 धारा 10, 11, 12, 13, 14 ये 5 धारा अभी रटवा लो, एकदम से आप पूछ दोगे, एकदम से आप बता दोगे। ठीक है, चलो आगे। अब एक दो धारा और है। सेक्शन 23 क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा जान, बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, बट थोड़ा सा बस इसको ध्यान में रख लीजिए और थोड़ा समझने का इसको प्रयास करिए। क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार जरूरी लगने पर किसी अधिकारी को या राज्य सरकार को या प्राधिकरण को, है ना, अपनी शक्तियां क्या कर सकती है, अपनी शक्तियां या कार्य या अपने कार्य प्रतिनिधि के रूप में दे सकती है कि मेरे काम तुम करोगे। देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, सेक्शन 3 में हमने क्या चीज पढ़ी है, सेक्शन 3 में हमने यही चीज पढ़ी है। हाँ, 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 हम्म। सेक्शन 3 में हमने यही चीज अभी तक पढ़ी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास जो पावर्स हैं और जो उसके फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को, इन पावर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, यूज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए वो क्या कर सकती है, किसी भी तरह के प्राधिकरण की स्थापना कर सकती है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। तो ये एक्चुअली में यहीं पे हो रहा है। अगर केंद्र सरकार को जरूरी लगता है तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, राज्य सरकार को भी कह सकती है कि तुम ये काम कर लो, और किसी ट्रिब्यूनल को भी ये काम करने के लिए कह सकती है, आपको डेलीगेट कर सकती है। प्रत्यायोजन मतलब डेलीगेट करना, है ना, डेलीगेट करना, डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन भेजा जाता है कहीं पर भी कोई बात करने के लिए कि उनकी तरफ से तुम बात करो। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर सरकार को अपनी बात रखनी होती है तो सरकार अगर किसी जगह पर डायरेक्टली नहीं जा सकती है तो सरकार अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजती है। जैसे आपने देखा था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपना अपना जो भी बदला था वो लिया, जो भी काम करना था, बट पाकिस्तान ने इसको बहुत चालाकी से अपने फेवर में डालने की कोशिश करी कि हम जंग जीत गए और हमने इतने रफाइल गिरा दिए, और अपने यहाँ पे जो उनका असीम मुनीर था जनरल, उस जनरल को उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया। तो पूरे वर्ल्ड को ये संदेश दिया कि हम तो भारत पे भारी पड़ गए हैं।
देन फिर भारत ने क्या काम किया, भारत ने एक डेलीगेशन बनाया अपनी पार्टी से और दूसरी जो जितनी भी आपकी ओपोजिशन पार्टीज हैं वहां से लोगों को उठाया, एक डेलीगेशन बनाया। उस डेलीगेशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपकी अलग अलग कंट्रीज हैं उनमें भेजा। उन्होंने बताया कि वाई ऑपरेशन सिंदूर हैपेंड, ये क्यों हुआ है। देन उन्होंने बताया कि हम टेररिज्म से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये सब चीज बताने के लिए। तो सरकार जब स्वयं कोई काम नहीं करती और अपनी शक्तियों को और अपने कार्य को करने के लिए किसी को नियुक्त करती है, देन उसको कहते हैं प्रत्यायोजन, देन उसको कहते हैं डेलीगेट करना। यानी अपनी शक्तियों को पूरा करने के लिए हम किसी को हायर करते हैं। तो केंद्र सरकार यदि चाहे तो किसी ऑफिसर को, किसी स्टेट गवर्नमेंट को, किसी ट्रिब्यूनल को डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर्स को यूज करने के लिए और अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया नंदनी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और अब आज की लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। आप सोचो, हम 10 से चले थे 25 तक आए, अगर हाथ से लिखते तो आधे ही हो पाते और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ये एक लाइन लिखी हुई है, इसको हाथ से लिख के क्या बात है। सेक्शन 25 एंड द लास्ट, इस एक्ट के अंतर्गत लॉ बनाने की शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, दैट्स ऑल। ठीक है, अगर इस एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्या करनी है, कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी नियम बनाना है, तो वह शक्ति किसके पास है, वह शक्ति केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है। दैट्स ऑल, दैट्स ओवर। हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को पूरा कर लिया है। हाँ हाँ, एनजीटी एक तरह का कोर्ट है ना, एनजीटी एक तरह का कोर्ट है दोस्त, है ना, और वहीं पे सुनवाई होती है। एनजीटी के अध्यक्ष द्वारा सुनवाई की जाती है। आलोक पांडे, आज मेरा जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त। आने वाला जन्मदिन नई खुशियां लेकर के आए और अच्छा स्वास्थ्य हो, खूब मंगल विचार हो और बेरोजगारी का टैग हट जाए दोस्त। हाँ, स्टीफन रॉबर्ट, हु इज दिस स्टीफन रॉबर्ट? नहीं, भूलते नहीं है, रियल आईडी से आए तो याद आ जाएगा। हाँ हाँ, नहीं हमारी कोई कमी नहीं है, हम अपनी जी जान से सब चीजें करते हैं। फैमिली से प्रणाम, प्रणाम भाई। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये? हाँ। हम्म। हाँ, कोई बच्चा बोल रहा है, हाँ। तो नाइट आउट क्या होता है? नाइट आउट मतलब हॉस्टल से बाहर निकल करके घूमने फिरने चले जाना रात को, नाइट आउट। नाइट मतलब रात को, आउट मतलब निकलना, रात को निकलना अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। तो दैट्स ऑल द मीनिंग। हाँ हाँ, हजारों में है वॉचिंग। ठीक है, कल नए एक्ट को शुरू करेंगे, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, और ये नहीं है रेडियो 90.8 एफएम। दिस इज RW ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर द यूपीएसआई मूल विधि क्लास। और कोई कुछ सुनाने के लिए बोल रहा था, तो चलते चलते मैं इतनी ही बात आपके लिए सुनाते जा रहा हूं। अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं, दिल अभी भरा नहीं।